सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सऊदी अरब का जो वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। यहाँ पाकिस्तानी कंपनीज में सरमायाकारी के साथ साथ ताउन के मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी नायब वजीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान निजी और सरकारी शोबे में शराकत दारों को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। जी, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे क्योंकि बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। अभी मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और एक्सपेक्टेड है मई के सेकंड वीक में होगा। तो इस वक्त हमें डॉक्टर खाकान नजीब भी ज्वाइन कर चुके हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे शो में। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आप सऊदी कंपनीज का वफ्द जो कि पाकिस्तान आ गया है, सरमायाकारी भी आपको पता है कि अब कहा जा रहा है कि आ रही है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़रा हाईलाइट कीजिएगा इसकी अफादियत को। ये टेक्नोलॉजी जो कि अब पाकिस्तान कहा जा रहा है कि आ रही है, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात, माइनिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज वाली कंपनीज, ऐसे ही क्यों बात हो रही है? तफसीलात कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो देखिए, ये बात का अदराक करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट का हुजम है कंपेयर टू जो हमारा ओवरऑल जीडीपी है वो बहुत कमज़ोर है। इसका मतलब ये है कि हम अपनी जीडीपी का 14% भी इन्वेस्ट नहीं करते। जिन ममालिक ने भी तरक्की की है ईस्ट एशिया में, या आप वो ममालिक देखिए, आपके जो नेबर्स हैं, इंडिया हो गया, इन सब ने जो अपनी जीडीपी की शरह है इन्वेस्टमेंट की, उसको कम से कम 30-35% तक बढ़ाया है। सो एफडीआई एक ऐसा तरीका है अलॉन्ग विद पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कि हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान को जो शरह नमू है वो बहुत कम है। इस साल भी मुश्किल से 2% पे पहुंचेंगे और इसको बढ़ाने के लिए ये एक अहम जोश है। So in all, we support the government's policy of trying to ramp up investment to GDP ratio in the country. अब आप देखिए कि इसमें क्या सेक्टर्स हो सकते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का वो सेक्टर है जिसमें एक शायद लो हैंगिंग फ्रूट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब यह है कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो इस वक्त कल्टिवेट हो सकते हैं और हम यूज़ नहीं कर रहे। सो उस पर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जा सकती है। मैकेनाइजेशन, यानी कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है एग्रीकल्चर में, मैकेनाइजेशन, यील्ड्स को इम्प्रूव करना, उनकी तालीम बढ़ाना और कॉर्पोरेट फार्मिंग अगेन लोकल भी करना या लोकल जॉइंट वेंचर्स करना हमारी पैदावारी सलाहियत एग्रीकल्चर की बढ़ा सकती हैं। सो एग्रीकल्चर इज अ नो ब्रेनर। और सऊदी अरेबिया को भी फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत है और पाकिस्तान उस फूड सिक्योरिटी में भी और अपनी फूड सिक्योरिटी में भी और अपनी इंपोर्ट्स को तोड़ने में, जो कि 10-11 अरब डॉलर की, आपको मालूम है अभी भी हम वीट इंपोर्ट कर रहे हैं, पिछले कई साल से बिलियन डॉलर के करीब करते चले जा रहे हैं, इनको तोड़ने में मददगार साबित हो सकता है। माइंस एंड मिनरल्स इसलिए कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था 2022 दिसंबर 15 को डॉन अखबार में और क्लियरली कहा था कि रॉक्स एंड क्रॉप्स का जिक्र हो गया। रॉक्स क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज है, पाकिस्तान कॉपर रिच है और कॉपर इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक ये जो आगे सारा रेवोल्यूशन आना है इसमें एक अहम जुज रखता है एज अ कमोडिटी। सो पाकिस्तान चूंकि कॉपर रिच है, सो अगेन देयर इज समथिंग दैट वी कैन डू विद इट, बट वी कांट डू दिस। अगेन इसको जो आपने करना है, आपको बैरक गोल्ड या फॉरेन एक्सपर्टीज और बहुत पैसे भी चाहिए। पर यहाँ पे मैं कॉशन भी करता चलूं कि जरूर याद रखिए कि क्योंकि ये रिजर्व्स तो आपने अगले 100 साल निकालने हैं, तो जो आज उसकी वैल्यू है, जैसे 25% गवर्नमेंट के पास है रेकोडेक का, उसकी सही वैल्यू का तयन करना जो है वो बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा जो सेक्टर्स आपने जिक्र किया, आईटी और आईटीईएस, इसमें आपकी एक सर्विस इंडस्ट्री है, यूज कर सकते हैं हमारी ह्यूमन रिसोर्स को, पर इसके लिए भी बिल्ड करना पड़ेगा। इंडिया ने आईआईटी पहले बिल्ड किए 1960 की दिहाई। सही, मैं ये चाह रही हूँ, मुझे बताइएगा कि यूरोपीय कंपनियां और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी को कुछ गैर महफूज समझ रहे हैं, इन्वेस्टर्स यहाँ आने को तैयार नहीं है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? अमन और अमान की सूरत हाल है, सियासी और इंतजामी हालात हैं, या क्या वजह हो सकती है इसकी? तो आई एम ग्लैड आपने ये सवाल पूछा। तो सबकी आसानी के लिए 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जब पीछे आईएमएफ के प्रोग्राम से हमने इनहराफ किया और हम आईएमएफ का जो रिव्यू था नवा वो कंप्लीट ना कर पाए, तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बहुत नेगेटिव चली गई थी। जब
यूरोपियन कंपनीज पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करने जाती हैं, उनके लिए आसान तरीन मूडीज, S&P एंड फिच की क्रेडिट रेटिंग देखना होता है। मैं भी जब किसी भी मुल्क में एडवाइस करता हूं कि कोई इन्वेस्टर को या किसी भी इदारे को, तो मैं देखता हूं कि उसकी क्रेडिट रेटिंग्स क्या हैं। फिर आप दूसरी क्रेडिट रेटिंग से बढ़ के देखिए ना, आप HDI में कहाँ खड़े हैं। मेरा ख्याल है क्या 164वां नंबर है आपका, आप 3 दर्जे नीचे गए हैं। फिर आपकी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स क्या है, फिर आपके ओवरऑल इस वक्त जो एक सोशल तनाव है मुल्क में, और फिर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी विच हैज फॉर अ लॉन्ग टाइम बीन एन इशू। बट इन सब के इर्द गिर्द एक पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हमारी मेकिंग की नहीं है, बट हमें उसने डिफिकल्टी दी है। जब आप इन सब चीज़ों को इकट्ठा करें और ये बात करें कि पाकिस्तान से कुछ कंपनीज पुल आउट कर गई हैं, एलाई लिली फार्मास्यूटिकल कंपनी है और भी कंपनीज, तो फिर एक ये असर जाता है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल्स भी पुल आउट की हैं और पाकिस्तान का अपना बिजनेस पर्सन्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों में मसाइल हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उन्होंने एक ज़माने में बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट शुरू की। इसीलिए मैं समझता हूँ कि SIFC ये काम अच्छा कर रही है कि वो एक वन विंडो ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है विद दी FDI टू बी कमिंग फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बट असल काम तो पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना है। जो इतना बड़ा स्टेट का फुटप्रिंट है उसको कम करना है, जो स्टेट हर चीज़ डिटर्मिन कर रही है उसको कम करना है। ये असल चीज़ें हैं। और फिर एनर्जी एफिशिएंसी लाना, एनर्जी के निर्खों को बढ़ने से का जो उनका तनासुब है उसको संभालना, ये असल काम है। फिर लोग आपके पीछे पैसे लेकर भाग रहे होंगे और आप आगे जा रहे होंगे। और आखिरी में इस बजट में देखना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान का बिजनेस कम्युनिटी है उसको डॉलर में, उसको पाकिस्तान की रियल एस्टेट में और उसको पाकिस्तान के सोने में बहुत एक्साइटमेंट है। बिकॉज यहाँ इंसेंटिव्स ऐसे हैं, ना नो योर कस्टमर है और ना टैक्सेशन का ऐसा निज़ाम मुरव्वज है जो इनको चैलेंज कर सके। इसको अनप्रोडक्टिव सेक्टर की टैक्सेशन को बढ़ाना और प्रोडक्टिव सेक्टर की टैक्सेशन को संभालना और ईज क्रिएट करना, ये असल चैलेंजेस हैं जो SIFC को ओवरकम करने हैं। मैं कभी उम्मीद रखता हूं कि वो समझते हैं इन चीजों को और कर रहे हैं इन पे काम। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। साहब, पाकिस्तान में जो कारोबारी माहौल है वो कैसा है? यहाँ का जो लोकल बिजनेसमैन है अपने सरमाए की सिक्योरिटी को कैसे देखता है? इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए उसके सरमाए की सिक्योरिटी के क्या हालात हैं? फिर उसी के साथ ये भी बताइए कि जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं और बैरूनी इन्वेस्टर्स हैं उनके माइंडसेट में फ़र्क क्या है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में 52 लाख छोटे कारोबारी हजरात हैं, ये याद रखिए। इससे क्या मतलब है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ओवरऑल तनासुब है वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू द लार्ज वंस। आई थिंक लार्ज तो बहुत छोटे हैं, इनमें से 90-95% जो हैं वो SMEs हैं। उन तक तो हम फाइनेंसिंग ही लेकर नहीं पहुंचे। आप हैरान होंगे कि इनमें से 52 लाख में से सिर्फ 1,57,000 ऐसे हैं जिनके पास फॉर्मल फाइनेंस है। तो वो तो मनी इधर उधर से बोरो कर रहे हैं, बढ़ा भी नहीं सकते अपने कारोबार को, टेक्नोलॉजी भी नहीं। यहाँ कलीदी रोल आ जाता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन को बेहतर करना और बैंकों को नज करना। दूसरी बात यह है कि दोबारा दौर आ गया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, और उससे मतलब यह है कि नज करना हमारे कारोबारी हजरात को आउट ऑफ अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स, रियल एस्टेट, गोल्ड और डॉलर, और बाहर की इन्वेस्टमेंट, एंड नज करना टू टेक दिस इन्वेस्टमेंट इनटू प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, जिससे पैदावारी सलाहियत मुल्क की बढ़े, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। याद रखिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो 2 चीज़ों पे चलती है। नंबर 1 कि कोई भी मुल्क जो है वो अपनी HR को बेहतर करे, यानी कि HR को एफिशिएंट करे, यानी कि HR की क्वालिटी बेहतर करे। तो यहाँ तो स्कूलिंग से लेकर हमारे नैवटेक्स जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका काम आएगा। और दूसरी बात कि आप सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किस तरह करते हैं। जैसे मैंने गुजारिश की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हर एक पे जितना हैवी रेगुलेटरी फुटप्रिंट है सरकार का उसको कम कैसे किया जा सके। सही। जो फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है या बाहर का इन्वेस्टर, उसको हमें यूज करना चाहिए कि वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स का पार्ट जितना भी पाकिस्तान बन सके। वियतनाम बहुत बड़ी कंपनी है, कोरिया की
जिसको आप सैमसंग कहते हैं, उसको 70-72 अरब डॉलर के सिर्फ पार्ट्स बेचता है ये फोन्स और ये बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के। पाकिस्तान को इस तरह की सोच कायम करनी पड़ेगी एंड दैट इज वैल्यू एडेड। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम ना बत्ती बेचें बाहर, हम अपनी प्रोटेक्शन देते रहें गाड़ियों को, और यही एक सिलसिला जो है उनको एक इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट में ही रखें। कंपेटिटिव फर्म्स बनाना गवर्नमेंट का भी काम है, पर फर्म्स का भी काम है कि वो इन्वेस्ट करें अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इस तरफ जाएं। अब ये है पाकिस्तान का असल चैलेंज। एग्रीकल्चर की गुफ्तगू हमने पहले कर ली और मैन्युफैक्चरिंग की अब कर ली, और जो तीसरा सेक्टर है ऑफ कोर्स वो सर्विस इंडस्ट्री का है, उसमें तालीम और तरबियत बहुत मैटर करेगी। क्या हम उस तरह के IT ग्रेजुएट्स बना पाएंगे जो बिल्कुल, ये आपने बड़ी जबरदस्त एक साल में कोई ट्रेनिंग्स दे पाएंगे कि हम उनको उस लेवल पे लाएं कि बिल्कुल। अगर हमें भी ज़ाहिर दौड़ में शामिल होना है तो हमें IT एक्सपर्ट्स भी इसी तरीके से बनाने पड़ेंगे और तरजीह देना पड़ेगी इस सेक्टर को भी। बहुत शुक्रिया आपका, आप डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से बड़ा ब्रीफली और बहुत अच्छे से हमें समझाया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।